नमस्कार। आज हम इस क्लास में कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय की चर्चा करने से पहले हम इससे पिछले अध्याय, इसका नाम था पादपों में पोषण, उसके बारे में कुछ चर्चा करें तो पादप अपना जो पोषण है वो स्वयं प्राप्त करते हैं, इसलिए उनमें जो पोषण की विधि होती है वो स्वपोषण होती है और इसी विधि के कारण वो जीव जो है वो स्वपोषी भी कहलाते हैं। प्राणियों की बात करें तो प्राणी अपना पोषण जो है वो पौधों से प्राप्त करते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे पादपों से भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं और परोक्ष रूप से अर्थात उन जीवों से पोषण प्राप्त कर सकते हैं जो पादपों पर निर्भर होते हैं। तो प्राणी अपना पोषण पौधों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। प्राणियों में पोषण की बात की जाए तो जो प्राणी अपना पोषण केवल पादपों से प्राप्त करते हैं वो प्राणी शाकाहारी जीवों की श्रेणी में आते हैं। जैसे गाय, भैंस इत्यादि। जो प्राणी अपना पोषण इन शाकाहारी जीवों का शिकार करके या इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आते हैं। जैसे शेर, बाघ इत्यादि। और कुछ जीव जो अपना भोजन पौधों से भी प्राप्त करते हैं और शाकाहारी जीवों से भी प्राप्त करते हैं, यानी वो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। इसलिए उनके लिए एक शब्द है सर्वाहारी, और सर्वाहारी का उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य अपना पोषण पौधों से भी प्राप्त करता है और मनुष्य जो वो शाकाहारी जीव जो पौधों पर निर्भर करते हैं उनसे भी अपना पोषण प्राप्त करता है, अर्थात मांस का भक्षण करता है। इसलिए मनुष्य वो सर्वाहारी जीवों की श्रेणी में आता है। अब हम चर्चा करते हैं कि प्राणियों में जो पोषण है उसमें किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। प्राणियों में जो पोषण की विधि है, इन पोषण है, उसमें किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो प्राणियों के पोषण में निम्न बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब है कि किन प्रमुख बातों को प्राणियों पोषण में सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले प्राणियों के पोषण में देखा जाए तो प्राणी किन किन पोषक तत्वों को अपने पोषण में ग्रहण करते हैं, यानी जो भोजन वो करते हैं प्राणी, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व है जो वो सम्मिलित होते हैं जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। तो प्राणियों के पोषण में सबसे पहले किसको सम्मिलित किया जाता है कि प्राणियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। इनके बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व वो प्राणी पोषण में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। तो वो सभी पोषक तत्व जो प्राणियों के पोषण में होने चाहिए। तो पहली बात कौन सी है कि प्राणियों के लिए
आवश्यक पोषक तत्व किसमें होने चाहिए? उनके पोषण में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि जो है वो प्राणियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं जो उनके पोषण में होने चाहिए। दूसरी बात, कौन सी प्रमुख बात है कि प्राणियों के पोषण के ग्रहण करने की विधि, प्राणियों के पोषण के ग्रहण करने अर्थात अंतर ग्रहण करने की विधि किस प्रकार की है? पोषण के अंतर ग्रहण की विधि कि मतलब प्राणी जो अपना पोषण किस विधि से जो है वो अंतर ग्रहण कर रहे हैं, यानी वो काटकर जो अपना पोषण प्राप्त जीवों को जो वो या भोज्य सामग्री को काटकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, या चूषण क्रिया के द्वारा या निगलने की विधि है, यानी किस प्रकार की उनकी प्राणियों के अंतर ग्रहण की विधि है, वो दूसरी प्रमुख बात है। तीसरी, प्राणियों के पोषण के उपयोग की विधि, यानी प्राणियों ने जो पोषण प्राप्त किया है वो किस प्रकार से उनके शरीर में जो वो उपयोग होता है, उस विधि को जो उसमें सम्मिलित किया जाता है। पोषण के बारे में प्रमुख बातें हो गई। अब हम चर्चा करते हैं कि जब प्राणी पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करने के लिए जो प्राणी को भोजन ग्रहण करना पड़ता है, तो भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन का शरीर में क्या होता है कि प्राणी को उससे पोषण प्राप्त हो, तो उसके लिए एक क्रिया होती है शरीर में पाचन, यानी प्राणी अपने शरीर में जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन पोषक तत्वों का शरीर में क्या होता है? पाचन। और पाचन के पश्चात उन पोषक तत्वों से शरीर को क्या प्राप्त होता है? पोषण। पाचन क्या है? पाचन एक क्रिया है कि जो पोषक तत्व जीव प्राप्त करते हैं, अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, वो पोषक तत्व जटिल रूप में होते हैं। पोषक तत्व कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये जो पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व जो है वो जटिल रूप में होते हैं। तो जब इन पोषक तत्वों को प्राणी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद इन पोषक तत्वों के जटिल रूप को सरल रूप में बदल दिया जाता है ताकि वो शरीर में अवशोषित हो सके, अर्थात शरीर के द्वारा उनका उपयोग किया जा सके। तो इन पोषक तत्वों के जटिल रूप से सरल रूप में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन। तो पाचन की परिभाषा इस प्रकार से है, भोजन के जटिल रूप से सरल रूप में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यानी कि जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, उस भोजन के माध्यम से हमने शरीर में पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि ग्रहण किया, तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन में
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि जो जटिल रूप में होते हैं। और जब वो भोजन ग्रहण करने के पश्चात हमारे शरीर के पाचन तंत्र से होकर गुजरते हैं तो वहां उन पोषक तत्वों के जटिल रूप को सरल रूप में बदल दिया जाता है। और वो सरल रूप जो होता है वो हमारे शरीर में जो है वो अवशोषित होने योग्य होता है, अर्थात शरीर के उपयोग हेतु वो सही होता है। तो भोजन के जटिल रूप से सरल रूप में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। इसको एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। अगर हम भोजन के किसी पोषक तत्व मान लो कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में देखें तो ये जटिल रूप है, सब के सब जो वो जुड़े हुए हैं बिंदु। यहां सब जो अलग अलग हो गए, यहां एक श्रृंखला के रूप में थे तो कौन कैसा रूप है? जटिल रूप, वो जुड़े हुए हैं। और उन सब का अलग अलग हो जाना है, दूध पिला करना, तो वो क्या है? सरल रूप। यानी भोजन के जटिल रूप का सरल रूप में बदल जाना ही क्या कहलाता है? पाचन। अब हम बात करते हैं जीवों में भोजन के अंतर ग्रहण करने की कुछ विधियों के बारे में। जीवों में भोजन के अंतर ग्रहण की विधियां। अलग अलग जीवों में जो भोजन के ग्रहण करने की विधि अलग अलग होती है। जैसे अगर हम मधुमक्खी या हमिंग बर्ड, जिसे मरमर पक्षी बोलते हैं, उनको देखा जाए तो वो फूलों का रस चूसते हैं, अर्थात उनमें भोजन की विधि जो है वो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि है वो चूषण विधि। यानी वो अपना भोजन है वो चूषण क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं, फूलों का वो रस चूसते हैं। तितली है, मधुमक्खी है, मरमर पक्षी, यानी ये जो जीव हैं वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? फूलों के ऊपर बैठकर उनके रस का जो है वो चूषण करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इन जीवों में जो है वो अंतर्ग्रहण के भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि क्या हुई? चूषण। कुछ जीव जैसे अजगर है, मगरमच्छ है, ये क्या करते हैं? अपने भोजन को पकड़कर सीधा ही उसको निगल जाते हैं और फिर वो जो है वो जीव शरीर में अपने आप पाचक रसों के द्वारा गल जाता है और उसका जो वो शरीर को उससे पोषण प्राप्त हो जाता है। तो पकड़ना व निगलना, पकड़ना व निगलना जो विधि है उसके उदाहरण है अजगर है, सांप है, मगरमच्छ है, एक और विधि के बारे में अध्ययन करें तो चबाना। जैसे कि मनुष्य अपने भोजन को मुंह में लेता है और फिर उसे दांतों के द्वारा चबाता है और फिर उसे निगलता है। तो चबाने विधि का प्रमुख उदाहरण है मनुष्य। इसके अलावा और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा जो जीव अपना जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो करते हैं। एक और विधि के बारे में देखा जाए तो काटना या भेदन, यानी डंक मारना। ठीक है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो कुछ इनके रोचक उदाहरण भी होते हैं, जैसे कि स्टारफिश।
स्टारफिश यानी इसकी आकृति है वो तारे यानी स्टार जैसी होती है, इसलिए इसका नाम स्टारफिश है। तो ये अपना भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार से करती है? ये अपने शरीर से अमाशय जो पाचन तंत्र या जो आहार नाल होती है उसका एक प्रमुख भाग होता है, उस अमाशय को बाहर निकाल लेती है और एक विशेष प्रकार के जो जीव होते हैं जिनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट इनका कवच होता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के अंदर जो जीव होता है वो उसके जो है वो कोमल भाग होते हैं। कोमल यानी जो लचीले भाग होते हैं। तो स्टारफिश क्या करती है? अपने अमाशय को बाहर निकालती है और ये जो जीव जिनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है, इस कवच के हटने के बाद ये जो स्टारफिश है वो अपने अमाशय को इस कवच के अंदर डाल देती है और इस कवच के अंदर जो जीव के कोमल भाग है शरीर के, उन भागों का जो है वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है और फिर जब वो कोमल भागों को ग्रहण कर लेती है तो अपने अमाशय को वापस अपने शरीर के अंदर जो है वो ले जाती है और फिर शरीर के अंदर उन जो है वो जिस जीव को इसने भोजन के रूप में ग्रहण किया उसका पाचन हो जाता है। तो ये स्टारफिश में विशेष प्रकार के भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि है। इस पाठ में हम प्राणियों में पोषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्राणियों में अगर सबसे बुद्धिमान जीव देखा जाए तो कौन है? मनुष्य। तो इस अध्याय में हम मनुष्य के पाचन तंत्र की संरचना, पाचन तंत्र की क्रियाविधि, इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ मनुष्य के जो है वो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि, उसके पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी कर लेते हैं। मनुष्य में भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि। मनुष्य में जो है वो भोजन मुख के द्वारा, जिसे मुख गुहिका भी कहते हैं, के द्वारा ग्रहण किया जाता है। उसके बाद उसको दांतों के द्वारा चबाया जाता है, फिर निगला जाता है। निगलने से जो मुख गुहिका के जो आगे वाला भाग है, जो गले वाला भाग है, उसे ग्रास नली या ग्रसिका कहते हैं। उसके बाद वो भोजन जो है वो ग्रास नली या ग्रसिका से अमाशय में जाता है। अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से मलाशय में जो बिना पचा हुआ जो भोजन का भाग होता है, जो अपशिष्ट होता है, शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता, वो मलाशय में इकट्ठा होता है और उसके बाद में मल द्वार अर्थात गुदा के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो मनुष्य में जो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि है जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम मनुष्य का जो आहार नाल है उसके प्रमुख भागों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मुख गुहिका। सबसे पहला भाग जो मनुष्य का जो आहार नाल है उसका सबसे पहला भाग है मुख गुहिका। मुख गुहिका के बाद में भोजन जो आगे की ओर खिसकता है वो भाग है ग्रसिका या ग्रासनाल। ग्रसिका या ग्रासनाल के बाद भोजन जो आगे जाता है वो आहार नाल के तीसरे प्रमुख भाग अर्थात अमाशय में जाता है। अमाशय में भोजन का
पाचन होने के पश्चात भोजन है वो छोटी आंत, छोटी आंत को क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं। क्षुद्रांत्र छोटी आंत, जहां भोजन का अधिकतर पाचन, यानी जो भोजन हम मनुष्य ग्रहण करता है उसका अधिकतम पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है, और उसके बाद में उसका अवशोषण, यानी जो भोजन पच गया उस भोजन का अवशोषण भी जो है वो छोटी आंत के द्वारा ही होता है। अब जो बिना पचा हुआ जो भोजन है, वो भोजन छोटी आंत के बाद में जो बिना पचा भोजन है वो है बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से वो भोजन है, बिना पचा हुआ भोजन का भाग है वो मलाशय में इकट्ठा होता है। मलाशय से ये भोजन जो है वो बिना पचा हुआ भोजन, यानी जो भोजन शरीर के लिए जो वो आवश्यक नहीं है, अवशिष्ट पदार्थ है, वो भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है और फिर वो मल द्वार या इसे हम गुदा कहते हैं के द्वारा शरीर से त्याग दिया जाता है। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले मुख गुहिका में भोजन ग्रहण किया जाता है। मुख गुहिका से भोजन जो है वो ग्रसिका या ग्रासनाल में प्रवेश करता है। ग्रसिका या ग्रासनाल से भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से मलाशय, मलाशय से जो मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर। यहाँ मुख गुहिका में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो मुख गुहिका में ग्रहण करने के बाद जो वो दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। चबाने के बाद भोजन जो है उसमें लार मिल जाती है और उसके बाद भोजन है वो ग्रसिका या ग्रासनाल में जाता है। यहाँ से भोजन है वो अमाशय में जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन होता है। उसके बाद में छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है। छोटी आंत में भोजन का अधिकतम पाचन और अवशोषण हो जाता है। उसके बाद जो शेष बिना पचा भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जल का और जो खनिज लवण है उनका अवशोषण होता है। उसके बाद जो बिना पचा भोजन है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और वो मल द्वार या गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो इतने भाग हैं, मुख गुहिका, ग्रसिका या ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार, गुदा, ये सब मिलकर आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल, आहार नाल है वो इन सब भागों से मिलकर बनी होती है। अभी हमने आहार नाल के बारे में पढ़ा। आहार नाल के बारे में सामान्य जानकारी कि आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं। मुख गुहिका है, ग्रसिका है, ग्रासनाल है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, मल द्वार। तो वो है आहार नाल के प्रमुख भाग। इसके अलावा शरीर में कुछ विशेष प्रकार की जो हो ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि लार ग्रंथि से लार स्त्रावित होती है, ये मुख में पाई जाती है। इसके अलावा यकृत, इसे लीवर भी कहते हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह भी पितरस का जो निर्माण करती है, स्रावण करती है। अग्नाशय, तो ये ग्रंथियां जो है वो विशेष प्रकार के पाचक रस बनाती है। क्या बनाती है? पाचक रस। लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये विशेष प्रकार के पाचक रस बनाती है। ये इन पाचक रसों के द्वारा ही जो आहार नाल के विभिन्न भाग हमने पढ़े थे, मुख गुहिका, ग्रासनाल, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो
उन छोटी आंत बड़ी आंत जो भाग है, उन भागों में जो भोजन का पाचन होता है वो पाचन इन्हीं पाचक रसों के द्वारा होता है। और ये पाचक रस कौन बनाते हैं? लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय इत्यादि। तो आहार नाल और ये प्रमुख ग्रंथियां लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये मिलकर शरीर का पाचन तंत्र बनाती। तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र किससे मिलकर बना है? आहार नाल और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से, जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय जो पाचक रस स्रावित करती है, इसलिए इनको पाचक ग्रंथियां भी कहते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि प्रमुख इसके कई भाग होते हैं। मूत्र द्विका है, ग्रस्तिका है, ग्रास नाल है, छोटी अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार इत्यादि। तो आहार नाल और लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, इन ग्रंथियों से मिलकर हमारे शरीर का पाचन तंत्र वो बनता है और इस पाचन तंत्र के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है। अगले अध्याय में हम आहार नाल के जो भाग अभी हमने जिनके बारे में सामान्य जानकारी करी, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।